तो दोस्तों, अब तक आपने सुना कि कैसे मीनाक्षी को बचाने के लिए रुद्रा बाघ के पीछे गुफा में जाता है और बाघ के मरने के बाद और मीनाक्षी के इलाज के बाद दोनों ही उस गुफा में भटक जाते हैं। और जब गुफा से बाहर निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो लोग नागलोक में पहुंच गए हैं। वहां नागराज वासुकी रुद्रा को नागलोक के कुछ नियम और परीक्षाओं के बारे में बताते हैं। जब रुद्रा इस परीक्षा के बारे में दासी से पूछता है तो दासी उसे ज्वाला राक्षस की कहानी सुनाती है। अब आगे आप सुन रहे हैं आदि शक्ति का रहस्य एपिसोड 10। रुद्रा ने जब दासी को महर्षि कुशाग्र के आश्रम और शिवालय के बारे में पूछा तो उसके मुंह से ये नाम सुन के दासी चौंक गई। कृतिका के बदले चेहरे के भाव देखकर रुद्रा असमंजस में पड़ गया। वो चिंतित होकर कृतिका से पूछने लगा, क्या क्या हुआ बहना, सब ठीक है ना? इस पर कृतिका ने कहा, हाँ भैया, मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। और हाँ, तुम्हें आश्रम और शिवालय देखना है ना? फिर कुछ सोचकर कृतिका ने कहना जारी रखा, भैया, मैं खुद तो तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी, पर हाँ, अगर तुम मेरे घर पर आते हो तो मेरी 6 वर्षीय बेटी को मैं तुम्हारे साथ भेज दूंगी। वो तुम्हें सारी जगह दिखा देगी, परंतु इसके लिए भी तुम्हें महाराज की आज्ञा लेनी होगी। अगर तुम्हें वहां जाने की अनुमति मिलती है तो दोपहर के भोजन के बाद मुझे छुट्टी हो जाएगी, तब तुम मुझे महल के पिछले दरवाजे पर मिल सकते हो। कृतिका ये सब बोल ही रही थी कि मीनाक्षी और दूसरी दासी वहां पहुंच गए। मीनाक्षी अभी अभी स्नान करके आई थी। उसके गीले रेशमी बाल और बदन पर मौजूद छोटी छोटी पानी की बूंदें उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। और ऊपर से उसने गुलाबी रंग का पोशाक पहन रखा था जो दासी ने उसे दिया था। इस पोशाक में मीनाक्षी बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह दिख रही थी। मीनाक्षी का ये सौंदर्य रूप देख रुद्रा मंत्रमुग्ध होकर उसे देखने लगा। इसी बीच कृतिका कब वहां से चली गई उसे पता ही नहीं चला। तभी एक सैनिक के आवाज से रुद्रा का ध्यान टूटा। वो सैनिक कहने लगा, दखल अंदाजी के लिए क्षमा करे, पर महाराज ने हमारे शाही मेहमानों के लिए एक संदेश भेजा है। जी कहिए, क्या संदेश भेजा है महाराज ने? रुद्रा ने सहमति दिखाते हुए कहा। इस पर सैनिक कहने लगा, महाराज चाहते हैं कि दोपहर का भोजन वो शाही मेहमानों के साथ करे, इसलिए उन्होंने आपको आमंत्रित किया है। जी सैनिक महोदय, हम अवश्य आएंगे, रुद्रा ने कहा। फिर सैनिक वहां से चला गया। सैनिक के जाते ही रुद्रा फौरन नहा धोकर तैयार हो गया। उसने दासी ने मुहैया किए हुए कपड़े पहने और स्नानागार से बाहर आ गया। उसके आते ही मीनाक्षी अपनी हंसी रोक नहीं पाई और वो जोर जोर से हंसने लगी। मीनाक्षी को यूं अचानक हंसते देख रुद्रा को कुछ समझ तो नहीं आया, पर वो भी उसके साथ हंसने लगा। फिर हंसते हंसते ही रुद्रा मीनाक्षी को पूछने लगा, मीनाक्षी क्या हुआ, तुम इतनी हंस क्यों रही हो? क्या तुम्हें कोई चुटकुला याद आ गया? मुझे भी बताओ। रुद्रा मीनाक्षी से पूछ ही रहा था, तभी एक दासी ने कक्ष में प्रवेश किया। रुद्रा को देख वो भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई और अपने मुंह पर हाथ रखते हुए अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करने लगी। अब दासी को भी हंसते हुए देखकर रुद्रा समझ गया कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। उसने दोबारा मीनाक्षी को पूछा, मीनाक्षी क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम हंस क्यों रही हो? तभी मीनाक्षी उसी की ओर इशारा करते हुए बताने की कोशिश करने लगी। रुद्रा ने उसके हाथ के इशारों का पीछा किया तो उसने देखा कि उसका गोलू मोलू सा पेट उसके पहने हुए कपड़ों में से बाहर की ओर लटक रहा था। रुद्रा ने जैसे ही ये देखा, उसने शर्म के मारे अपने गमछे को खोला और अपने पेट को ढकते हुए स्नानागार की तरफ भागने लगा। ये देखकर तो मीनाक्षी और दासी और जोर जोर से हंसने लगी। फिर खुद को संयमित करते हुए दासी कहने लगी, मुझे क्षमा करे, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो कपड़े उन्हें छोटे पड़ेंगे। मैं अभी उनके लिए सही आकार के कपड़े लाती हूँ। इतना कहकर दासी फौरन चली गई और दूसरे बड़े आकार के कपड़े ले आई। फिर रुद्रा ने जल्द से जल्द वो कपड़े पहन लिए और स्नानागार से बाहर निकलकर मीनाक्षी के करीब आया। मीनाक्षी अभी भी हंसे जा रही थी। हंसी के मारे उसका पेट दर्द करने लगा था। फिर चिढ़ते हुए रुद्रा मीनाक्षी को कहने लगा, हाँ 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 राजकुमारी जी, अगर आपका हंसना समाप्त हो गया हो तो क्या अब हम भोजन करने महाराज के पास जा सकते हैं?
रुद्रा की बात सुनकर मीनाक्षी अब शांत हो गई। वो जिस आसन पर बैठी थी वहां से उठते हुए उसने दासी को आगे चलने का इशारा किया। फिर दोनों दासी के पीछे पीछे भोजनालय की ओर जाने लगे। जैसे ही भोजनालय में उन्होंने प्रवेश किया, उन्होंने देखा भोजन की मेज पर महाराज और महारानी उनकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी नर्म लहजे में रुद्र कहने लगा, महाराज और महारानी को हमारा प्रणाम। महाराज, विलंब के लिए क्षमा करे। इस पर मुस्कुराते हुए महाराज कहने लगे, हमें प्रसन्नता हुई कि आप दोनों ने हमारे आमंत्रण का मान रखा। आओ रुद्रा और मीनाक्षी, अपना स्थान ग्रहण करो। इस पर दो सेवक आगे आए। एक ने महाराज के बगल की कुर्सी सरकाई तो दूसरे ने महारानी के बगल की। महाराज की बगल वाली कुर्सी पर रुद्रा बैठ गया और मीनाक्षी महारानी के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। फिर महाराज के इशारे पर वो चारों ही भोजन करने लगे। भोजन होते ही रुद्रा महाराज से पूछने लगा, महाराज, मैंने अपने जीवन में आज तक इतना स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं किया। फिर एक पल की चुप्पी के बाद रुद्रा कहने लगा, महाराज, दासी से मुझे महर्षि कुशाग्र के आश्रम के बारे में पता चला। अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं वो आश्रम देखने वहां जा सकता हूँ? हाँ, बेशक जा सकते हो, पर हाँ, तुम मीनाक्षी को नहीं ले जा सकते। पर क्यों महाराज? क्या आपको ये डर है कि हम दोनों वहां से भाग जाएंगे? रुद्रा ने मजाकिया लहजे में कहा। इस पर महाराज बोले, काश कि तुम भाग सकते। मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि तुम लोग भाग जाओ। ये बात कहते वक्त महाराज बड़े ही परेशान दिख रहे थे। फिर एक लंबी सांस भरते हुए महाराज बोले, खैर छोड़ो ये बातें। और हाँ, अगर तुम्हें घुड़सवारी आती हो तो अस्तबल से एक अच्छा सा घोड़ा ले जाना, और सुरक्षा के लिए कुछ सैनिक चाहिए हो तो। नहीं महाराज, मैं घोड़ा लेकर अकेला ही जाऊंगा। रुद्रा बीच में ही महाराज की बात को काटते हुए बोला। इस पर महाराज बोले, ठीक है, पर अपना ध्यान जरूर रखना। इतना कहकर महाराज भोजनालय से बाहर जाने लगे। फिर रुद्रा मीनाक्षी को विश्राम गृह पहुंचा के अस्तबल की ओर जाने लगा। अस्तबल में एक से बढ़कर एक घोड़े बंधे हुए थे। रुद्रा का मामा राजमहल में सारथी होने की वजह से उसे बचपन से ही घोड़ों के बारे में पूरा ज्ञान था। तभी उसने एक सफेद रंग का घोड़ा देखा। उस सफेद घोड़े के दोनों कान काले रंग के थे। रुद्रा उसके पास आया और उसके गर्दन पर प्यार से हाथ फेरने लगा। रुद्रा के हाथ का स्पर्श होते ही घोड़ा हिनहिनाने लगा। उसकी ये हरकत मानो बता रही थी कि उसने रुद्रा को अपने मालिक के रूप में स्वीकार कर लिया हो। थोड़ी देर लाड़ दुलार करने के बाद रुद्रा ने घोड़े की पीठ पर खोगिर डाल दी और लगाम कस दी। फिर उसकी पीठ पर बैठकर वो महल के पिछले दरवाजे की तरफ जाने लगा, जहाँ कृतिका ने उसे आने को कहा था। दरवाजे के पास पहुंच जाने पर उसने देखा कि कृतिका वहां नहीं थी। वो सोचने लगा, लगता है बहन कृतिका को अब तक छुट्टी नहीं हुई है। शायद मुझे थोड़ा और इंतजार करना होगा। रुद्रा सोचते हुए घोड़े को दरवाजे के एक कोने में ले गया और कृतिका की राह देखने लगा। तभी वहां एक व्यक्ति आया जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी। उसने धोती कुर्ता पहन रखा था और सिर पर बड़ी सी पगड़ी बांध रखी थी। रुद्रा के पास आकर वो बोला, अरे रुद्रा भैया, ये क्या, आप तो घोड़ा लेके आए। उसकी आवाज से रुद्रा ने उसे पहचान लिया कि वही दासी कृतिका है। अरे बहना, आप इस भेष में? रुद्रा आश्चर्य से पूछने लगा। तब तक कृतिका रुद्रा का हाथ पकड़कर उसके पीछे घोड़े पर बैठ गई थी। फिर जवाब देते हुए वो बोली, रुद्रा, वो सब बाद में, पहले जल्दी से यहाँ से चलो। इतना सुनते ही रुद्रा ने घोड़े को भगाना शुरू किया। राजमहल से करीब 1 किलोमीटर तक दूर आने पर वो लोग एक चौराहे पर पहुंच गए, जहां 3 दिशाओं में 3 प्रवेश द्वार थे, जिनमें से एक प्रवेश द्वार से वो लोग अभी अभी बाहर निकले थे और उस पर लिखा था राजमहल, जो कि दक्षिण की ओर था। पूर्व की ओर जो प्रवेश द्वार था उस पर लिखा था शौर्यगढ़, और वहां लोगों की अच्छी खासी भीड़ दिखाई दे रही थी। पश्चिम की ओर जो प्रवेश द्वार था उस पर लिखा था शक्तिगढ़। वहां भी लोगों की भीड़ थी, पर शौर्यगढ़ के मुकाबले थोड़ी कम थी। उत्तर की ओर कोई प्रवेश द्वार नहीं था। रुद्रा ने कृतिका से पूछा, बहन, अब हमें किस ओर जाना है? तभी कृतिका ने उत्तर की ओर इशारा किया, जहां कोई प्रवेश द्वार नहीं था। फिर रुद्रा उस ओर घोड़े को दौड़ाने लगा।
उस रास्ते से जाते वक्त रुद्रा को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बड़े शहर से निकलकर तुरंत एक छोटे से देहात जैसे गांव में पहुंच गया हो, जहां हर तरफ छोटे छोटे घर थे जिनकी दीवारें मिट्टी से बनाई गई थी। हर जगह कच्चे पगडंडियों पर उसके उम्र के लड़के खेल रहे थे। कुछ देर के लिए उसे ऐसा लगा कि वो गुरुजी के आश्रम में आ गया हो। फिर जैसे जैसे कृतिका रास्ता बता रही थी वैसे वैसे रुद्रा अपने घोड़े को दौड़ा रहा था। एक छोटे से घर के सामने कृतिका ने घोड़ा रोकने को कहा। घोड़ा रुकते ही कृतिका घोड़े से उतरकर घर के अंदर जाने लगी। तभी एक 6 साल की बच्ची घर से बाहर आकर उसके गले से लिपट गई। कृतिका ने उसे गोद में लेते हुए रुद्रा से कहा, रुद्रा भैया, घोड़े को यही आंगन में बांध दो और अंदर आ जाओ। इतना कहकर कृतिका घर के भीतर गई। रुद्रा ने वही आंगन में घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और घर के अंदर चला गया। घर के अंदर आते ही रुद्रा ने देखा वो 2 कमरों का एक छोटा सा घर था। कमरे के अंदर एक पलंग पर एक व्यक्ति सोया हुआ था। अनजान इंसान को अपने कमरे में देखकर वो व्यक्ति खड़ा हो गया। रुद्रा ने देखा उसके दोनों हाथ कलाई से कटे हुए थे, इसीलिए वो थोड़ा असहाय नजर आ रहा था। वह व्यक्ति रुद्रा को पूछने ही वाला था कि तभी कृतिका वहां आ गई और कहने लगी, रुद्रा भैया, ये मेरे पति प्रताप है। रुद्रा ने अभिवादन करते हुए अपने हाथ जोड़े तो प्रताप ने सिर्फ सिर झुका लिया। और हाँ प्रताप जी, ये रुद्रा है मेरे भैया, ये पृथ्वी लोक से आए हैं और इन्हें भी महाराज उस मौत की गुफा में भेजने वाले हैं। कृतिका की बात को काटते हुए प्रताप बोला। तभी उसकी लड़की तारा भी उसके पास आ गई। हालांकि वो लड़की थी पर उसने कपड़े लड़कों के पहन रखे थे। ये देखकर रुद्रा बोला, बहना, तुम तो बोल रही थी कि तुम्हें लड़की है, पर ये तो लड़का है। नहीं रुद्रा, ये लड़की ही है। उसने कपड़े लड़कों के पहन रखे हैं। इसका नाम तारा है। प्रताप की ये बात सुनकर रुद्रा अधीर होते हुए बोला, क्या आप लोग मुझे इसके पीछे की कहानी बताने की कृपा करेंगे कि क्यों तारा लड़कों के कपड़े पहनती है और तुम्हारे हाथ किसने काटे हैं? क्यों मेरी बहन भी बाहर निकलते समय पुरुषों की तरह अपना भेष धारण करती है? रुद्रा के प्रश्न सुनकर प्रताप ने उसे पलंग पर बैठने का इशारा किया। इस पर रुद्रा पलंग पर जाकर बैठ गया। तभी प्रताप भी उसके बगल में बैठ गया। जैसे ही प्रताप ने बताना शुरू किया तभी उसे रोकते हुए कृतिका बोल पड़ी, प्रताप जी, जरा रुकिए, मैं तारा को लेकर बाहर जाती हूँ। तो दोस्तों, प्रताप रुद्रा को ऐसा क्या बताने जा रहा था जिसके लिए कृतिका तारा को बाहर ले जा रही थी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।